नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। इस बहस को शुरू करें क्योंकि ये बहुत अहम बहस है। भारत और पाकिस्तान के बीच अहम बहस इसलिए है क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान ने पीठ पीछे वार किया है। एक बार पाकिस्तान ने हमारे कर्नल, हमारे एक मेजर, हमारे एक डीएसपी को शहीद कर दिया है पीठ पर वार करके। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तमाम लोग लगे हुए हैं इस वक्त अनंतनाग के इलाके में। सबसे पहले जो आतंकी छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं पूरे कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से मेजर आशीष धौचक को नमन करता हूं। मैं डीएसपी हुमायूं भट्ट को नमन करता हूं। मैं कर्नल मनप्रीत सिंह को नमन करता हूं। ये पूरे देश की तरफ से, मेरे दर्शकों की तरफ से नमन है। इनकी शहादत को भगवान स्वीकारे और इन्हें जन्नत दे, क्योंकि देश पर अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया है इन तीनों बहादुरों ने। अनंतनाग में सरहद पार से भेजे गए आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए वीरों को पूरा देश नमन कर रहा है। आज कर्नल मनप्रीत सिंह को मोहाली में और मेजर आशीष धौचक को पानीपत में पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट को भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ बड़गाम में सुपुर्द खाक किया गया था। जबकि चौथे शहीद जवान के बारे में अभी पूरी जानकारी मिलना बाकी है। देश ने अपने 4 पराक्रमी वीर जरूर खोए हैं, लेकिन इस शहादत से आतंकवाद और सरहद पार से की जा रही साजिशों के सफाई के लिए देश के कोने कोने में हौसला और ज्यादा मजबूत हुआ है। कोने कोने से मांग उठने लगी है कि बहुत हुआ, अब आतंक और सरहद पार की साजिशों के खिलाफ फाइनल स्ट्राइक होनी चाहिए। इन सबके बीच सेना ने अभी भी अनंतनाग में उस जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है। वाले आतंकी छिपे बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में हैरान ड्रोन से लेकर आधुनिक हथियारों की मदद से आतंकियों पर रॉकेट, मोर्टार और गोला बारूद से हमला किया जा रहा है। पिछले 3 दिन से जारी इस एनकाउंटर को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब पहाड़ों पर चढ़ने और लड़ने वाले खास कमांडो दस्ते को भी लगाया गया है। यानी आतंकी बस कुछ ही घंटों के मेहमान है। आतंकी गुट, टेररिस्ट रेजिस्टेंस फोर्स, ये टीआरएफ है, इसने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये लश्कर का नया विंग है। ये वही लश्कर है जिसका मुखिया हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है, जिसे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का खुला समर्थन है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की दरकार है, और आखिर कब तक सरहद पार से आतंकी साजिशें चलती रहेंगी। इन पर फाइनल प्रहार होने का वक्त अब शायद आ गया। फौजी की छाती जब चौड़ी होती, जब मेडल लगते हैं, भला मेडल लगा तो छाती चौड़ी हुई, और मेडल लगेंगे तो और चौड़ी हुई। उनकी तरफ से ये भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि कुछ बड़ा करिए। हमारे एक के बदले अगर हम 10 का बदला ले तब हमारी पूर्ति हो। हमें पूरा अपने भारतीय सेना पर विश्वास है और इन आतंकवादियों को मार गिराएंगे और मिट्टी की धूल छिटाएंगे। वक्त आ गया है कि हमारे इन बहादुरों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाए। जिस तरह बालाकोट हमने किया था, वो दिखाना है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे आपको ये भुगतना पड़ेगा। मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और ये जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। एक एक शहादत, बदला लेकर भारत, और जैसे ही पूरे भारत को इन 4 जवानों के शहीद होने की खबर मिली, पूरे देश में गम का माहौल है। हर तरफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, देशभक्ति की बातें हो रही है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार करने का वक्त अब आ गया है। सवाल है कि पाकिस्तान आखिर ये हिमाकत कब तक करेगा। पाकिस्तान जो बिल्कुल टूटने की कगार पर, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, जहां पर पैसा नहीं है, जहां पर महंगाई है, जहां पर आम आदमी ऑटो की लाइनों में
मरा है, 2-2 से लोग ऑटो की लाइनों में मरे हैं पाकिस्तान के अंदर हाल ही के दिन रमजान के महीने में, और अभी भी पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरे हैं। IMF से एक किस्त तो मिली है, लेकिन उस किस्त का पूरा इस्तेमाल उन्हें कर्जा उतारने में करना पड़ेगा। आगे किस्त मिलेगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आप देख सकते हैं ये इलाका है अनंतनाग, जम्मू कश्मीर का। आप देख सकते हैं कितनी दुर्गम पहाड़ियां हैं, कितनी दुर्गम पहाड़ियां हैं ये। इसीलिए सेना को वक्त लग रहा है, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां पर छुपना बहुत आसान है। ये ऐसा इलाका है जहां पर जो है जंगल ही जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं, जो TRF के हैं, ये आतंकवादी जो है वो पहाड़ों के ऊपर छुप गए हैं। और जब नीचे से, जैसे करगिल वॉर के अंदर हुआ था ना, नीचे से जब सैनिक जाते हैं तो ऊपर से गोली मारते हैं, और ऊपर अगर कोई आदमी रहता है तो उसको एक एज मिलती है इस पूरी की पूरी लड़ाई में। यही चाल पाकिस्तान एक बार फिर से दोहरा रहा है। ये तीनों लश्कर और ISI ट्रेंड जो आतंकवादी हैं, और हाल ही के दिनों में इनमें से एक गायब हो गया था, एकाएक डिसअपियर हो गया, और फिर उसके बाद वो दुर्दांत आतंकवादी बनकर बाहर आया। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच मेरे साथ है, मेरे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब जुड़ेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ हुमायूं चट्टा जी हैं, पाकिस्तानी विश्लेषक। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच साहब है, रक्षा विशेषज्ञ। किन परिस्थितियों में फाइट करना पड़ रहा है जनरल साहब, दर्शकों को थोड़ा ये समझाइए, हमारे वीर जवानों को उस इलाके में। आप तो जरूर पोस्टेड रहे होंगे वहां पर, आपने देखा होगा वो इलाका। देखो, सच्चाई ये है कि दीपक, ये इलाका जो है बहुत जंगल का है और पहाड़ी इलाका है, स्पेशली कोकरनाग का। और जहां वहां ऑपरेट करने के लिए अभी तक जो टेररिस्ट थे वो ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे विलेजेस से, मगर अभी इन्होंने अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया है और स्ट्रैटेजी ये हायर रीचेज पे गए हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से ये पूरी बनावट है इस पहाड़ की, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे पेड़ है, फॉइलेज बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर पा रहे थे। आपके जो ड्रोन्स हैं वो भी इतने सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि जो कवर था बहुत था। और ये भी एक सच्चाई है कि जो आप बातचीत कर रहे हैं कि जैसे आप ऊपर जाते हैं, जो हायर रीची पे बैठा है उसको थोड़ा फायदा है, क्योंकि आतंकवादियों के पास सरप्राइज फैक्टर है, उनको मालूम है आप आ रहे हैं। दूसरा, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है सोर्स का। जिसने ये आपको इंटेलिजेंस दी थी कि यहां पर हाइड आउट है, उसने हाइड आउट बनाया था, और वही उसने ही शायद कॉम्प्रोमाइज होकर ये इंटेलिजेंस को पास भी किया है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आतंकवादियों को पहले ही पता हो कि जो फौज है उनकी तरफ आ रही है। तो ये भी एक चांसेज है, मगर ये सच्चाई है कि इनको घेरा डाल दिया है, चारों तरफ से उसको कॉर्डर कर दिया। कॉर्डर बहुत टाइट है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको बॉक्सिंग कर दिया। और धीरे धीरे ये समय का है, मुझे लगता है अनदर 24 आवर्स में उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसके अंदर एक उजर खान है जो कि कोकरनाग का ये एक लोकल टेररिस्ट है, और 3 के करीब जो बताए जा रहे हैं, 2 से 3 वो लश्कर तोबा के हैं, वो पाकिस्तान के फॉरेन टेररिस्ट हैं। मुझे लगता है अगले 24 घंटे में दीपक सफाया हो जाएगा, मगर ये सच्चाई है इनको लैस है बहुत ही आधुनिक हथियारों से, क्योंकि जो हथियार अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था वो वेपन इनको दिए गए हैं। उनके पास नाइट विजन डिवाइस भी है, उनके पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज देखना है, इनके पास पटका भी है और बुलेट प्रूफ जैकेट भी है। ये भी एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मगर ये सच्चाई है, भारत की फौज इसके लिए तैयार है, और भारत की फौज जो है उनको अगले 24 घंटे में उनको न्यूट्रलाइज कर देगी। दीपक, ठीक है। अमजद अयूब मिर्जा साहब जुड़ गए हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो है वो एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मिर्जा साहब जय हिंद। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्यों कर रहा है पाकिस्तान, इसके पीछे पाकिस्तान क्या दिखाना चाहता है इन 3 लश्कर के आतंकवादियों को भेजकर और एक लोकल मिलिटेंट है? ये देखें, पाकिस्तान जो है वो मेरे नजदीक पाकिस्तान पागल हो चुका है, और पागल कुत्ते का इलाज यही है कि उसको गोली मार दी जाए। मैं माजरत चाहता हूँ, नेशनल टीवी पे मुझे इस किस्म की बात करनी पड़ी है, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर मिसाल और कोई नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान पागल हो गया है हिंदुस्तान की तरक्की देख के। दूसरे देश हिंदुस्तान की तरक्की देख के उनमें हौसला पैदा हुआ है, कि अमेरिका में हौसला पैदा हुआ है कि हम जो इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं हिंदुस्तान से हम की वजह से बच जाएंगे। सऊदी अरब जो है वो खिलखिला रहा है कि हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती का नतीजा ये है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। नासा के साइंटिस्ट खुश हो रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके वो चंद्रयान 3 ने कर दिखाया है।
यूसीसी आ रहा है और बेशुमार चीजें आ रही हैं। 7.2 ग्रोथ रेट चल रहा है इस वक्त इंडिया का, जो कि दुनिया में किसी और मुल्क का इतना बड़ा ग्रोथ रेट नहीं इस वक्त चल रहा। फिर हम लोग जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के डायरेक्ट तीसरे नंबर पे 5 से। आपने सुना होगा क्लासों में, छोटी क्लासों में बच्चों को डबल प्रमोशन मिल जाती है कि ये बच्चा बहुत लायक है, इसको तीसरी से सीधा 5वीं में कर देते हैं। तो अब हिंदुस्तान बजाय इसके कि 5वीं से चौथी और चौथी से तीसरी वर्ल्ड पावर बने इकोनॉमिक, अब हम डायरेक्ट हो सकता है कि तीसरी पे आ जाएं और फिर मोदी जी के अगले इलेक्शन के बाद हम दूसरी पे आ जाएं। चाइना की इकोनॉमी नीचे जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि चित्राल में कई मोर्चों के ऊपर जो इनके पाकिस्तान आर्मी के मोर्चे थे उनके ऊपर तहरीक तालिबान का कब्जा है। बलोचिस्तान में इस वक्त 12 से ज्यादा ऐसी चौकियां हैं फौजी, पाकिस्तानी फौज की, जिन पर बलोच लिबरेशन टाइगर्स, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट ने कब्जा कर लिया है। पिछले 36 घंटे में 11 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान के अंदर मारे गए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परसों 4 पाकिस्तानी फौजियों को तहरीक तालिबान ने मारा है। उसके अलावा इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जा चुकी है। तो अब वो ये लश्कर के बंदे भेज के तो एक यहाँ पे साइड पे एक डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, और हिंदुस्तान का दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जी हिंदुस्तान के अंदर तो दहशतगर्दी अभी भी मौजूद है, हिंदुस्तान तो कश्मीरियों पे रॉकेट मार रहा है, बम मार रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये पाकिस्तान की आखिरी हिचकियां हैं। आज की ताजा खबर यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ने, जो पाकिस्तान का ऐसे जिगरी यार था, उसने पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अक्साई चीन को यूएई के जो वर्ल्ड मैप है उसमें दिखा दिया है। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने अपने नोट के अंदर जो नक्शा छापा था उसमें पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को हिंदुस्तान के नक्शे का हिस्सा बना के दिखाया था। बहुत जल्द आजादी आ रही है, बहुत जल्द आजादी आ रही है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। ठीक है, ये पाकिस्तान का हिसाब है सर। ठीक है, मैं सीधे यहां से हुमायूं चट्टा साहब के पास चलता हूं क्योंकि सबसे पहले वही हमारे साथ जुड़े थे। हुमायूं चट्टा जी बताइए, ये आखिरी हिचकियां ले रहा है पाकिस्तान? इकोनॉमी आपकी कोलैप्स है, पॉलिटिकल सिस्टम आपका कोलैप्स है, आईएसआई के अलावा वहां कोई काम नहीं कर रहा है और वो भी साजिशें करता है। देखिए दीपक जी, 2-3 चीजें हैं। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके कश्मीर में ये अटैक हुआ है और जानी कीमती जानों का नुकसान हुआ है। देखिए पाकिस्तान तो खुद इस दहशतगर्दी को पिछले काफी अरसे से भुगत रहा है। कई हमारे फौजी शहीद हो चुके हैं। अभी दहशतगर्दों को हुमायूं भाई पैदा तो आप ही ने किया था ना। हमारे कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। जब बबूल का पेड़ बोएंगे, राइफलें बोएंगे तो राइफलें ही निकलेंगी हाथों में, AK-47 ही निकलेगी। हुमायूं भाई दीपक जी देखिए, इस मसले को समझने की कोशिश कीजिए। ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप पाकिस्तान के ऊपर इसको थोप रहे हैं। तो वो तो मैं भी सिंपली कह सकता हूँ, TTP जो है वो प्रोडक्शन है इंडिया की और इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तानी फौजी के ऊपर, और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो भी प्रोडक्शन है, और जिस तरह ये मिर्जा साहब भी प्रोडक्शन है इंडिया की। और वो देखिए मैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कि उन्होंने बड़ी गलीज जुबान यहाँ पे इस्तेमाल की है और नेशनल चैनल के ऊपर। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। उनके कोई भी एतराजात हो सकते हैं, एक अच्छी और सुलझी और पढ़ी लिखी जुबान में उन्हें अदा करने की कोशिश करें। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो कश्मीर का मसला है, इंडिया को इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो कश्मीरी लोग हैं जिनके हकूक सलब हो रहे हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज जो है उससे वो बाज रहें और उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो। बहरहाल पाकिस्तान जो है, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि हमें बड़ा अफसोस है कि कश्मीर के अंदर इस किस्म के इकदाम हो रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि आपको भी, इंडिया को भी इकदाम उठाने चाहिए इन सारे मामलात को बेहतर करने के लिए, ताकि कश्मीर के अंदर जो औरतों के हकूक, बच्चों के हकूक, लोगों के हकूक, आपने कश्मीर को एक जेल बनाया हुआ है, तो हो सकता है ये उस चीज का रिएक्शन हो। अभी तो आपकी इदारे बेहतर बता सकते हैं कि इसमें क्या है सूरत हाल। लेकिन पाकिस्तान ने देखे एक अरसा हुआ है, पाकिस्तान तो पीसफुली सपोर्ट करता है, पाकिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार है बड़े अरसे से। आपके सामने ये मिर्जा साहब ने कितनी एक्टिविटीज यहाँ पे बैठे बैठे गिना दी हैं पिछले कुछ दिनों की। हम तो पूरी दुनिया को बार बार कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी का जो है सारा
इसमें हम इसको संभालने में हमारी मदद करें। हमने इसको अब पाकिस्तान जो है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, आप देख रहे हैं इकोनॉमी की बात मिर्जा साहब कर रहे थे, 20 साल पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को सहता रहा है। हमारी इकोनॉमी तो खुद ही मुतासिर होनी थी, हमने पूरी दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखा है। तो पाकिस्तान अब ये डिजर्व करता है और ये चाहता है, हमारी ये आवाज है कि हमें जो पूरी दुनिया की जो ताकतें जब आप दहशतगर्दी के नाम पर हुमायूं साहब झूठ बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो हिसाब जमा हो रहा है ऊपर। देखिए मैं आपको एक ये भी बात बताता हूं, आप खुद बोल रहे हैं आपने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया का साथ दिया, आप दहशतगर्द नंबर 1 हैं। नहीं दीपक साहब, देखिए ये तो आप तो यही कहेंगे ना, आप तो बीइंग इंडियन कह रहे हैं ना, आप एज ए एनालिस्ट आपका तो इसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आप तो बीइंग सर, हम लाहौर बस लेके गए, उस बस में मैं था। हम लाहौर बस लेकर गए, आपने क्या किया? करगिल किया, उसमें भी मैं था। उसके बाद हमने आगरा समिट किया, आपने क्या किया? जम्मू कश्मीर असेंबली पर हमला किया और आपने भारत की संसद पर हमला किया, आपने कंधार हाईजैकिंग कराई। देखिए आप पाकिस्तान पे क्यों सारे डालते हैं? आपकी इंडिया की 1 अरब से ज्यादा आबादी है, आपके पता नहीं कितने मसाइल होंगे वहां पे। अरे सर, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम आपकी तरफ झांक पाए। हम झांक रहे हैं अभी अमेरिका में, रशिया में, चाइना डर रहा है हमसे। आप कहां खड़े हैं मालिक? आप कहां खड़े? हुमायूं जी जो कह रहे हैं कि आप दहशतगर्दी का शिकार हैं। अरे दहशतगर्द पाले हैं आपने। हाफिज सईद क्यों है पाकिस्तान में? बताइए, ग्लोबल टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस का डेजिग्नेटेड। क्यों है हाफिज सईद वहां पर? क्यों है मसूद अजहर वहां पर? बताइए। तो आपके पास जो इतने ज्यादा वायरस के जरिए 2 कौमी नजरिए से ज्यादा जहरीला और दहशतगर्दाना नजरिया आज तक दुनिया में कोई आया है जहां एक मजहब के। एक मिनट अमजद साहब रुक जाइए, आप स्काइप पे हैं, रुक जाइए। मैं हुमायूं के बाद आप ही के पास आ रहा हूं, रुक जाइए। हुमायूं जी कंक्लूड करिए भाई अपनी बात को। अब अगर इसका हल ये है, देखिए आप इसको मैं आपको एक सोल्यूशन, मुझे ये लगता है कि मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूं कि ये जो खिता है पूरा सब कॉन्टिनेंट का कह लें, साउथ एशिया कह लें, हमारे जो मसाइल हैं हमें उन्हें हल करना चाहिए और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें एक पाक साफ कह लें और एक अमन माहौल देना चाहिए। मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू का। हुमायूं चट्टा जी, माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पर आपकी औकात नहीं है हमारे साथ टेबल पे बैठ ले। आपकी औकात नहीं है, आप इस लायक बचे नहीं। अब लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, अमजद साहब अपनी बात कहिए। क्या भारत टेबल पे बैठना चाहिए इनके साथ? मसाइल हल हो, बैठ के बात करें। हम भी चाहते हैं मसाइल हल हो, क्योंकि हम विक्टिम है। हम लोग वो हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिनके खानदान बर्बाद हो गए, जिनकी नस्लें तबाह हो गई। आप चाहते हैं ना कि पीसफुली मसाइल हल हो, तो निकले आप POJK से। आप लोगों की फौजें आई थी पहले, आप पाकिस्तान की फौजों ने हमला किया जम्मू कश्मीर की रियासत पे 22 अक्टूबर 1947 को, तो आप निकले सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान से निकले, POJK से निकले, मसाइल हल हो जाएंगे खुद ब खुद। आप खुद मसाइल की जड़ है। पाकिस्तान फसाद की जड़ है, पाकिस्तान मसाइल की जड़ है। पाकिस्तान का कयाम दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है, जिसमें 10 लाख आदमी जो है वो आप लोगों ने पाकिस्तान बनाने के चक्कर में कत्ल किए, जिसमें आपने 2 कौमी नजरिया जैसा जहरीला सांप वाला नजरिया जो है वो आपने मुतारफ करवाया आपके मीडियोकर मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसने आज तक एक किताब नहीं लिख सका। वो उस मीडियोकर लीडर ने, पाइपर ने जो है बीन बजा के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरे खित्ते के अंदर जो वावरोला फैलाया और जिस तरह से अंग्रेजों की सहूलतकारी की, वो सहूलतकारी आप लोग आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आपके मिजाज में सहूलतकारी लिखी हुई है। अमन चाहते हो, निकलो POJK से। मैंने कहा है 22 अक्टूबर 2023 तक निकल जाओ, आपको इज्जत से, नहीं तो फिर आप हमसे गिला ना करना। जगह जगह धरने हो रहे हैं, आज भी धरने हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद से लेके रावलाकोट तक 3 डिवीजन जाम है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नारे लग रहे हैं, कारगिल स्कर्दू खोल दो। आप जो है मुसलसल डिनायल मोड में। ठीक है, तैयब खान साहब के पास चलता हूं। Why do you not leave us alone? Why do you not get out?
Why? ठीक है, तैयब खान साहब ये एक असली कश्मीरी बोल रहा है, पाकिस्तानी सब नकली कश्मीरी हैं, ये असली कश्मीरी बोल रहा है अमजद अयूब मिर्जा। तैयब साहब क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिबेट लगी हुई है, बदकिस्मती से बात इस तरह है कि हमेशा से पाकिस्तान ने पीसफुल एक कंट्री रहा और पाकिस्तान ने हमेशा जो चार है वॉर की, चारों में हारा, ये पीस है आपका, ये शांति है आपकी। युद्ध करने को आप पीस बोलते हैं, युद्ध को आप शांति बोलते हैं। तैयब खान साहब, 4 जंग लड़ी आपने पाकिस्तान ने और चारों हारे, जो है वो रोल अदा किया है। बदकिस्मती ये है कि कश्मीर में जिस तरह दिहाइयों से आप लोग कब्जा करे हुए हैं और जिस तरह जम्मू कश्मीर में औरतों, बुजुर्गों, बच्चों की असमत जरी की जा रही है, उनको जिंदा मारा जा रहा है, उनके साथ जो जुल्म बड़बड़ियत की जा रही है, उससे तवज्जो उठाने के लिए इस तरह के गैर मौजू पर आप लोग उसको वायलेट करते हैं, उसको मेन स्ट्रीम पे कवरेज देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह को भी रोल नहीं अदा किया। बॉर्डर क्रॉस हमारा कबूतर चला जाए तो आप कहते हैं टेररिस्ट आ गया, पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो गई है। अगर आप जो है वो इतने ही बहुत ही मतलब के पुरअमन कंट्री है, तो आपके तो मुल्क में अपने जो है वो मुख्तलिफ तरीके चल रहे हैं। सिख अपनी जो है वो रेफरेंडम करा रहे हैं, सिखों को आप लोग उनके हकूक नहीं दे रहे। इस तरह और भी मुख्तलिफ तरीके हिंदुस्तान में चल रही हैं। आप अपने मसाइल को तो हल पहले करें, फिर पाकिस्तान की आप बात करें। हर मलबा जो होता है वो आप पाकिस्तान पर डाल देते हैं। ये आपकी बदकिस्मती रही है और ये आपका माजी रहा है। और बदकिस्मती साथ साथ ये भी रही है कि कश्मीर से तवज्जो उठाने के लिए आप लोगों ने हमेशा जो है वो इस तरह के आपको इस तरह की डिबेट पर बातचीत की है, लेकिन पाकिस्तान ने उसका जुर्रतमंदाना तरीके से जवाब दिया। और पाकिस्तान, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक जो है कलमे की बुनियाद पर बना है और इंशाअल्लाह कायम दायम रहेगा। और पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब जो है आप लोगों को कभी पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अरे एक बात तोड़ चुके हैं भाई, बांग्लादेश कैसे बना? तैयब खान साहब, हिस्ट्री नहीं पढ़ते क्या आप? अपने देश का इतिहास नहीं पता आपको? अपने देश का इतिहास नहीं पता आपको? टाइम पे कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जो है पॉजिटिव रोल अदा किया। जब आप लोग पाकिस्तान और पॉजिटिव, तैयब खान साहब झूठ बोला करो तो थोड़ा झूठ बोलने में आपको लाज शर्म नहीं आती? तैयब साहब जल्दी आजाद चलिए, वो सुन नहीं पा रहे हैं तैयब साहब मेरी आवाज, तो मैं यही सवाल उसामा जाहिद साहब के पास ले जाता हूँ। उसामा जाहिद साहब, क्या पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता है कि हम दहशतगर्दी के शिकार हैं, जब भारत 30 साल से लगातार कह रहा है कि आप ही हैं जिसने पंजाब में गड़बड़ की, आपने कश्मीर में गड़बड़ की, आपने पूरे देश में विस्फोट कराए, आपने 26/11 कराया, आपने कारगिल वॉर कराई, हर में हारे, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं, आपने तबका उठा रखा है। आप फिर ग्राउंड की रियलिटी को वाकई नहीं जानते। अगर आप ग्राउंड की रियलिटी को जानते होते तो आप इस तरह से डिबेट नहीं करते। किसी भी वॉर से पहले, किसी भी फसाद से पहले, किसी भी दंगे से पहले ये ना भूलिए कि कश्मीर से बड़ा फैसला खालिस्तान का है। आप खालिस्तान को क्यों नहीं पसे पुश डाल के जो आप बात करना शुरू कर देते हैं? कश्मीर, अरे आप दाल में झूठ बोलना खाते हैं, चिकन में खाते हैं झूठ बोलना? चिकन खा के झूठ बोलते हैं, दाल खा के झूठ बोलते हैं? बताइए जरा, झूठ बोलना काहे में सीखते हैं आप? है, हम झूठ नहीं बोलते। आपकी स्क्रीन पर बैठ कर अगर मैं बात कर रहा हूं तो झूठ नहीं है। आप इसको क्लेम कीजिएगा, मैं एक फैक्ट के साथ बात करूंगा। एक तो अर्नब साहब के प्रोग्राम में जाते हैं, वो भी बात काट के वही रोना धोना शुरू कर देते हैं। हौसले के साथ सुन लीजिएगा, पहले इतना हौसला पैदा कर लें कि सच सुनने का हौसला पैदा करें। बहुत हौसला है, मैंने बहुत झेला है पाकिस्तानियों को। ओसामा जाहिद साहब आप नए नहीं है कोई। जो मसला है सुन लीजिए ना, खालिस्तान का जो मसला है वो कश्मीर से बड़ा है। खालिस्तान का हर सिख, तो ठीक है आप कश्मीर से निकल जाइए, खालिस्तान हम देख लेंगे। आप निकल जाइए कश्मीर से, खालिस्तान हम देख लेंगे। निकल जाइए कश्मीर से बाहर, छोड़ दीजिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, छोड़ दीजिए गिलगित बाल्टिस्तान। लॉकडाउन को कितने दिन हो गए ये बताएं मुझे। लॉकडाउन जो है कश्मीर के अंदर कितनी देर आपको हो गई है? दहशतगर्दी की मिसाल आपने कायम कर दी। आपने वहां पर बच्चों का जिनसी इस्तेसाल किया, आपने औरतों के हितों को लौटा, आपने आजकल ना जब मुझे कॉमेडी सुनने का मन करता है, उसामा जाहिद जी, आजकल जब मुझे कॉमेडी सुनने का मन करता है तो पाकिस्तानी चैनल देखता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लतीफे बोल रहे हैं आप। सुन लीजिए, आज कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे दीजिए कि वो अपना फैसला खुद कर सकते हैं। से निकलो, आप पहले दोनों के खुद इरादियत, आप निकलो। आप तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था तनवीर इलियास,
उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाल सके, तो आपने अदालत के जरिए निकाल दिया। आप हमारा पानी जो है 4 रुपए में बिजली हमसे खरीद के हमें 53 रुपए की बेच रहे हो, हमारे जंगलात काट रहे हो, और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को चोरी की, कश्मीर से चोरी की, खैबर पख्तूनख्वा से चोरी की, गिलगित बल्तिस्तान से चोरी की। पाकिस्तान तो है चोर, डाकू, चोर, भिखारी। ये चोर और डाकू आप हैं। आपने कौम की इज्जत को बैठ के आप का पता नहीं है। आप ये आपकी कौम वाला सऊदी अरब वाले क्यों नहीं सुनते भाई? आपकी उसामा जाहिद जी बताइए जरा, काहे को आपके मौलवियों को भगा रहे हैं निकाल निकाल के? बताइए ना, कौम वाले, आपके कौम वाले क्यों नहीं सुन रहे? इरशाद अहमद खान साहब हो गए, चैन से चाय पी रहे हैं, पाकिस्तानी को खाना नहीं नसीब हो रहा है। उसामा मुझे बोलने दीजिए। उसामा जी, आप ना बहुत चिल्लाते हैं ना, तो आप स्काइप पे हैं, आपकी आवाज कट जाती है, थोड़ा तकनीक को भी समझिए। हाँ इरशाद साहब बताइए। इरशाद साहब सब खैरियत में? बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मुझे कहाँ घुमाए आप? आपको आईएसआई वाले तो नहीं उठा के ले गए थे? कल चौरसिया साहब पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था कि आईएसआई वाले तो नहीं ले गए? फोन ही नहीं लग रहा था। मैं आपकी तरह देशद्रोही नहीं हूँ, मैं प्यार करता हूँ अपने मुल्क से, अपने इदारों से, बेफिक्र रहिए। कश्मीर से, हिंदुस्तान से, सबसे प्यार करता हूँ। मैं प्यार बांटता हूँ, मैं कराची में प्यार बांटने गया था, और प्यार बांटते बांटते आप लोग बीच में आ गए और मुझे फ्लाइट मिस होने लगी और मैं बच गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद दुबई चले गए। तो ऐसा बात है नहीं, दुबई तो न्यू ईयर नाइट पे चलेंगे ना, आप लोग इकट्ठे चलेंगे। देखो दीपक, आप, मैं और ये मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ न्यू ईयर नाइट में, कोंकण जाऊंगा, बहुत सुंदर जगह, खूबसूरत बीचेस है, प्रोग्राम बन चुका है मेरा देश। तो फिर वहां चलेंगे, जहां आप चलोगे वहां मैं भी चलूंगा। कौन सा मुश्किल है दुनिया में जाना, तो कोई बात नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि देखें, आपने वावेला किया हुआ है कि आपके लोग शहीद हो गए मकबूजा कश्मीर में। मैं आपसे ये कहूंगा कि देखें, शहीद वो होता है जो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए लड़ता है। आप लोग तो कश्मीरियों को मारने के लिए, उनके मुल्क पे जुल्म करने के लिए जब उनके मुल्क पे जाते हो, आपके पप्पू ने हुमायूं भट्ट तो कश्मीरी था। इरशाद अहमद खान साहब हुमायूं भट्ट को क्यों मार दिया? वो तो कश्मीरी था। बताइए, आप लोगों ने मारा, हजारों लोग मार चुके हैं 3 दिन के अंदर। आप देखें, लाशें निकलेंगी पहाड़ों से, जो जिन लोगों को आप मार रहे हैं उन लोगों की लाशें निकलेंगी। देखिए, बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल कर रहे हैं, बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल कर रहे हैं। देखे इनको देशद्रोही भाई को साइड पे करें, थोड़ा सा चुप कर जाए, मुझे भी बोलने दें, किसी को बोलने भी दिया करें। देखे तो बात ये है कि मैं ये कहूंगा कि शहीद वो होता है जो अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए शहादत कबूल करता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि शहीद हुए हैं जिन्होंने कश्मीरियों से मार खाई जाकर के, कश्मीरियों ने जिनको मारा वो शहीद नहीं है, वो अल्लाह को प्यारे हुए, वो जो भी हुआ वो शहीद नहीं कहलाएंगे। शहीद वो कहलाता है जो अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने लोगों के लिए शहीद होता है। ये देखे, दूसरी बात ये, अरे इरशाद साहब, आपने कहाँ पढ़ाई करी है, जरा मुझे बताइए तो। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है ये ज्ञान? जो मुझे मिलता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, दूसरी बात यह है कि आप एकदम इल्जाम लगाते हैं मेरी फौज। देखें दीपक जी, मुझे सुने, मैं ये कहूंगा कि जो आपकी फौज तो, आपकी फौज पर इससे गंदा इल्जाम इमरान खान ने लगाया है। आपके प्रधानमंत्री हैं वो, आपकी फौज पर इससे गंदा इल्जाम तो इमरान खान ने लगाया है, आईएसआई पर लगाया है कि मेरे बेडरूम के फोटो निकाल के ले गए। ये तो आपका देश है। जो मर्जी करें आप। दीपक भाई मुझे सुने एक मिनट, आप सुन लें। बगैर किसी प्रूफ के आप इल्जाम लगाते हैं मेरी अजीम फौज पे, मेरी अजीम आईएसआई पे। कल 26/11 के कई ट्रक भर के सबूत आपको दिए इरशाद अहमद खान साहब। टेलीफोन टॉक्स भी दी, सैटेलाइट फोन की टॉक्स भी दी, रिकॉर्ड दिए। 2 बार तो मैं गया, एक बार चिदम्बरम साहब के साथ, होम मिनिस्टर थे, एक बार एसएम कृष्णा के साथ, 26/11 इन्वेस्टिगेशन में सर, 26/11 में आप लोग मेरे सबूत दे के मेरे मुल्क में हमले करवाते हैं। जैसे ही आपके लोग मारे गए कश्मीर में, आपने मौलाना हम्दुल्लाह पे हमला करा दिया पाकिस्तान में। हमें मालूम है कि आपने कराया, लेकिन हमने इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि आपके लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे, कैफरे किरदार पे पहुंचाएंगे, फिर बताएंगे किसके लोग थे जिन्होंने मौलाना हम्दुल्लाह पे हमला किया। तो बात यह है कि हम इल्जाम नहीं लगाते, हम सबूत के साथ बात करते हैं। आपकी तो चिड़ी मर जाए, आपके कबूतर घुस जाए उधर, तो आप आईएसआई पर, पाक अजीम फौज पे इल्जाम लगा देते हैं। मैं ये कहता हूँ
पहले देखें, बदला नहीं, बदलाव की बात करें आप हमेशा बदला बदला करते हैं। जब आप बदलाव की तरफ आएंगे, यकीन कीजिए कि इतना पुरअमन लोग हम हैं, इतने अजीम लोग हम पाकिस्तानी हैं। आपको अंदाजा होगा जब हम दोस्ती करेंगे, लेकिन जितने अच्छे हम दोस्ती के हैं उतने बुरे दुश्मनी में हैं कि हम नहीं इंडिया चाहते। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होने देंगे। ये जो बीच में बैठे हुए आपने बिठाए हुए हैं, ये जो दहशतगर्द आपने बिठाए हुए ना स्क्रीन पे, ये पाकिस्तान इंडिया के हालात कभी ठीक नहीं होने देंगे। यही असल में पहले अपने कौम के हालात ठीक कर लीजिए, पहले अपने कौम के हालात ठीक कर लीजिए उसामा जाहिद जी। बेचे जनरल सिवाज बोलेंगे, जवाब जनरल सिवाज बोलिए। आप बहुत देर से आई नहीं है बहस में, बताइए क्या कहेंगे इन झूठों दावों पर। हमजा साहब रुक जाइए प्लीज। देखो सच्चाई कर ही नहीं रहा हूँ। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की आतंकवादी जो लोग मरे हैं वो हिंदुस्तान में मरे हैं, कश्मीर में मरे हैं। बस मेरे सवाल का जवाब पूरा देंगे, आपको समझ आ जाएगी। याकूब साहब, हौसला क्यों नहीं इसके अंदर, इस आदमी के अंदर? आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं, आप अपने मुल्क के खिलाफ बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह के इंसान हैं? पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अच्छा, सब रुक जाइए। इरशाद साहब, पानी पी के मत कोसिए, कुछ मिलेगा नहीं, हासिल नहीं होगा। मैं कोस नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत कुछ हासिल नहीं होगा। हर जगह में हारे हैं आप। अरे पीठ पे हमला मत करो, मर्द हो तो सामने से हमला करो। याकूब मिर्जा साहब को थोड़ा सा इनको पानी सही वाला शर्म वाला पिला दें। पर हमला मत करो, मर्द है तो सामने से हमला करो। फिर जनरल सिवाज बता देंगे, जनरल सिवाज पाक आर्मी के खिलाफ ये बोलते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ इन्हें शर्म का पानी पिलाएं। देखो अभी थोड़ा एक के ऊपर एक मत बोलिए। देखो सच्चाई ये है कि जो जिस प्रकार से अभी हालात हैं, देखो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में जो हालात हैं, आप देखें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आजकल विद्रोह हो रहा है, उसी प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह ये, और इसी प्रकार देख ले खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। ड्यूरल लाइन को वो पहचानते नहीं। 10 दिन तक बॉर्डर अभी क्लोज था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इधर जो है आपका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है बलूचिस्तान में, सिंध में अपनी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान है वो भारत का हिस्सा है, वो भारत में मिलेंगे। और ये सच्चाई है। आज आप ग्राउंड सिचुएशन देखें, पीओजे के में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ लोग सड़कों पर आ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। उनकी हालात देखे, मंगला डैम में जो बिजली बनाई 4 रुपए पर यूनिट, आज वही बिजली उनको 57 रुपए पर यूनिट मिल रही है। इसी प्रकार से जो उनकी नीलम नदी है, मेन नदी, उसका मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान में लोग कहते हैं कि जो हमारा रोड है खोल दिया जाए, हम जाना चाहते हैं कारगिल में, स्कार्दू से कारगिल वाला सड़क खोला जाए। पाकिस्तान की फौज को देख के कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये सच्चाई है, ये मानना चाहिए। आज की तारीख में जो आप लोगों ने एक प्रेशर डाला हुआ था पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में, वो अब नहीं चलेगा। लोग ने विद्रोह कर दिया है, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। उसकी वजह यह है जब से उन्होंने देखा है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रोग्रेस हुई है, स्पेशली आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद, वो काबिल तारीफ है। वो भी चाहते हैं डेवलपमेंट हो, वो भी चाहे IMI मेडिकल कॉलेज आए, इंजीनियरिंग कॉलेज आए, इलेक्शन हो, यहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और आपके पंचायत इलेक्शन हुए। देखो जब यहां पर आपका सऊदी अरेबिया, UAE इन्वेस्ट कर रहा है टूरिज्म के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर, तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को असलियत समझनी चाहिए। पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत को दे दो, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आतंकवाद की बात करते हो आप, तो देखो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज आप कह रहे हो कि हम आतंकवाद के विक्टिम हैं। मैं मानता हूं आप विक्टिम हैं, पर यह आतंकवाद शुरू किसने किया? यह आतंकवाद आपने शुरू किया, क्योंकि आपने जब वो हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, तो आपको एक प्रकार से एडवाइस दी थी कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे
और ये अच्छा, अपने ही मुल्क पे हंस रहे हैं, हम पर नहीं, अपने ही मुल्क पर हंस रहे हैं आप दोनों, इरशाद और उसामा जाहिद जी, सच्चाई है। अपने ही मुल्क पर हंस रहे हैं। जो हालात हैं खराब होने की वजह आप खुद हैं, इरशाद साहब आप खुद हैं, ये समझने की कोशिश करो। ये अगर आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अभी तो अफगानिस्तान के अंदर आपके तालिबान की गवर्नमेंट है, अब बोलो ना कि कौन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को स्ट्रगल दे रहा है। अब तो आपके लोग हैं तालिबान में और आपका है अफगानिस्तान। सच्चाई ये है, आतंकवाद का साथ अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप टूटने के कगार पे हो। आज आपका $86 बिलियन का कब्जा है और आपको कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट से तो निकाल दिया, मगर आपके पास पैसा नहीं है आपके बैंक लोन देने का और डिफॉल्ट करोगे। तो ये सच्चाई आप समझने की कोशिश करो। और देखो, अगर भारत के साथ बातचीत करना चाहते हो तो आप आतंकवाद को छोड़ दें तो बातचीत होगी। आतंकवाद और बातचीत इकट्ठी नहीं हो सकती, ये सच्चाई है। अगर अमन शांति आएगी इस इलाके में तो सबका फायदा है, ये सच्चाई है। मगर उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, और वो इन्वायरमेंट है आतंकवाद को छोड़े। जब तक आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है बातचीत होगी। और हुमायूं चट्टा जी से जवाब लेते हैं। हुमायूं चट्टा जी बताइए क्या कहते हैं आप? उसामा जी रुक जाइए ना, अपने हम वतन भाई को बोलने दीजिए। हुमायूं चट्टा जी बताइए, फिर हम ये भारत का हिस्सा भारत में मिलेगा। मैं जनरल साहब देखिए, आपकी बातें बड़ी अच्छी। अरे इरशाद जी हर बार बीच में नहीं, प्लीज इरशाद जी हर बार बीच में नहीं। हुमायूं चट्टा जी को बोल दीजिए। हुमायूं जी बोलिए। देखिए जनरल साहब ने कुछ बातें बड़ी अच्छी की हैं, लेकिन उसमें साथ इंडिया को भी शामिल कर लें। आपको जो भी दोनों मुल्कों के जो भी मसाइल रहे हैं उन्हें हल करके और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए जैसे दीपक जी, अब आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, पूरी दुनिया के अंदर इक्वेशंस मुल्कों की चेंज होती रहती हैं, ये मामला कोई कांस्टेंट तो नहीं रहता। कभी इकोनॉमिकली कोई मुल्क बेहतर कर रहा होता है, कभी कोई कर रहा होता है। तो इंडिया का ये जो एटीट्यूड है ये तो अपनी जगह पे ही परेशान कुन है। इससे साबित होता है कि आप मसाइल को हल नहीं करना चाहते। देखिए बात ये है कि मैं ये चाहता हूं, या मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह यूरोपियंस ने, वेस्टर्नर्स ने अपने मसाइल हल किए थे लास्ट सेंचुरी के स्टार्ट में, शायद यही टाइम था तब, या इससे बाद में भी कुछ अरसे में उन्होंने किए थे बड़ी नुकसान करके। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जो हालात हैं, जो मसाइल हैं, उन्हें हल करने की कोशिश करें और ये खिता एक करिश दिखाए कि हम किसी की इंटरफेरेंस के बगैर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। और ये जो आपके जो भी इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व हैं, कश्मीर है या इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं, बॉर्डर के इश्यूज हैं, और वो भी तो बुनियादी तौर पर बेसिकली कॉलोनियलिज्म की पैदावार है ना ये सारे मसाइल। तो इन्हें हल करने में आज 70-80 साल हो गए, हर्ज क्या है? हमें चाहिए कि इस तरह के मसाइल सारे हल करें, जो भी इसका एक सोल्यूशन है जो सारी कौमों को एक्सेप्टेबल हो वो टेबल पे लेके आए और इसको हल करें। देखिए आप तो जिस बुनियाद पे बात कर रहे हैं, मुशर्रफ दौर में मुझे लगता है पाकिस्तान जो था इकोनॉमिकली ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने तो कभी आपको इस तरह जवाब नहीं दिया। मुशर्रफ साहब ने हमेशा आपको वेलकम किया, वो इंडिया तक गए, आपको लेके आए, नवाज शरीफ साहब ने आपको वेलकम किया। तो मैं समझता हूँ आज फिर हमें कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। अच्छा मैं बताता हूँ, आप सुन लीजिए ना हुमायूं जी, सुन लीजिए, थोड़ा इतिहास सुन लीजिए। मैं 1999 में पहली बार लाहौर बस से मैंने इंडिया और पाकिस्तान का समिट कवर किया था। उसके बाद बताता हूँ, हम लाहौर बस लेके गए, अटल जी लेकर गए थे, नवाज शरीफ नहीं। दोस्ती की कोशिश किसने की थी? अटल जी ने की थी। मैं था उसमें लाहौर बस में। और मैं आपको ये बता दूं क्या हुआ था उसके बाद, करगिल याद है आपको? आपके नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने करगिल करवा दिया। करगिल खत्म हुआ, हमने बोला चलो बातचीत करते हैं, आगरा हुआ, आगरा शिखर वार्ता। आपके गंदे एटीट्यूड के कारण आगरा शिखर वार्ता फेल हो गई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चलते। सीमा पार आतंकवाद जो पाकिस्तान करता था, आपने उसके बाद क्या किया? जम्मू कश्मीर की असेंबली पर अटैक कराया, संसद पर अटैक कराया। भूल गए आप ये बातें? 26/11 हुआ, 3 ट्रक आपको डॉक्यूमेंट भेजेगा कि कैसे हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी ये इससे इन्वॉल्व है। 2 बार में खुद गया, चिदम्बरम साहब के साथ और एसएम कृष्णा साहब के साथ। आपने क्या किया? आपने 26/11 के एक भी गुनाहगार को आज तक सजाती बताई है। और अब हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम अपनी मुझे मौका दे, हम बातचीत के टेबल पर बैठे। बताइए, मौका दे ना, मुझे मौका दे। आपने लाहौर के अंदर मुस्तक़िल दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। अमजद साहब एक मिनट रुक जाइए, वो बोल रहे हैं, उसके बाद मैं तुरंत आप ही के पास आऊंगा। अमजद साहब रुक जाइए, आप जैसे ही तेज बोलते हैं आवाज कट जाती है। हुमायूं चट्टा जी देखिए,
इस तरह के जितने वाकयात आपने गिनवाए हैं, मैं इससे ज्यादा शायद आपको गिनवाइए गिनवाइए, जब हमने धोखा दिया हो आपको कुछ गिनवाइए, पिछले कुछ, चले मैं मुझे बात तो करने दें। ना गिनवाइए ना, आप बोल रहे मैं गिनवा सकता हूँ कई वाकयात, गिनवाइए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप गिनवा दे जहाँ भारत ने आपके साथ षड्यंत्र किया। बोलने तो देना, मैं गिनवा रहा हूँ, मैं गिनवाने लगा हूँ, मुझे बोलने तो दें। देखिए बात सुने, आप अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या आपकी फौज है, आप उसको क्यों इतना मासूम गर्दानते हैं? उन्होंने पाकिस्तान को, आप खुद कहते हैं आपने बांग्लादेश के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की थी, पाकिस्तान को तोड़ा था, वो अरे आप वहां की माँ बहनों का बलात्कार कर रहे थे क्योंकि वो मुसलमान बंगाली बोलते थे, आप पंजाबी मुसलमान हैं, आपने बलात्कार करे वहां पर, इसके खिलाफ मुक्ति वाहिनी बढ़ी और आपके 91,000 ये आपके फौजी, ये वो जनरल नियाजी आपने देखिए बात कैसे कर सरेंडर किया था, पिक्चर निकालिए, इनको बताते हैं आपने जुल्म किए, आपको आप कैसे भूल सकते हैं? आपकी फौज ने पूरे पंजाब को मसल दिया है। अच्छा। इंडिया पंजाब को, कश्मीर आप मसल रहे हैं सारे का सारा, उधर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें आप दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुब्तला हैं। कराची को डिस्टेबलाइज करने के लिए आपने पिछले 3 दहाइयां इंडिया ने लगाई पूरी की पूरी कराची को डिस्टेबलाइज करने के लिए। पाकिस्तान की इस हालत के लिए आपके हुक्मरान और आईएसआई जिम्मेदार हैं। हुमायूं चट्टा जी, अगर आप इससे भी इनकार करें तो फिर पाकिस्तान का कोई, आपके हुक्मरान जो नंबर 1 से चोर है, आपका तोशाखाना घोटाला हुआ ना हाईकोर्ट में, क्या सबमिट हुआ? नवाज शरीफ भी चोर है, खुशलुब शरीफ भी चोर है, शहबाज शरीफ भी चोर है, इमरान खान भी चोर है, परवेज मुशर्रफ भी चोर है, यूसुफ रजा गिलानी भी चोर है, आपका आसिफ अली जरदारी भी चोर है। सबने तोशाखाना से महंगे गिफ्ट लिए और सरकारी खजाने को चूना लगाया। सर्टिफाइड चोर है आपके सब नेता, सर्टिफाइड चोर इन हाई कोर्ट। करप्शन के मसाइल जो है, आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स को पढ़ के देखें, आपके इंडिया के अंदर करप्शन के मसाइल हमसे भी ज्यादा गंभीर हैं। आपको पता नहीं दीपक जी किस दुनिया में रहते हैं, कहां पे रिपोर्टिंग आप करते हैं? मुझे लगता है आप टीवी के बाहर कभी गए नहीं है। आप जाएं तो सही, आप जाके दिल्ली में, मुंबई में जो आप जाएं तो सही, आपको पता तो चले क्या हालात है। आपकी ग्रोथ रेट क्या है? खैर ये सवाल ही बिल्कुल मतलब मूर्खतापूर्ण सवाल है मेरा। ये पाकिस्तान की ग्रोथ रेट सोचो, वो तो कैसे डिक्लाइन कर रहा है, इसकी रेट होनी चाहिए पाकिस्तान की, कि कैसे नीचे गर्त में आता जा रहा है। अमजद साहब कुछ गलत बोला मैंने? देखिए जी, बात यह है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था ना जी, इंतहाई काया आदमी, इंतहाई झूठा और दगाबाज आदमी था। उस मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे महाराजा के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टैंड स्टिल पे दस्तखत किए थे, जू का तू मुआहदे पे दस्तखत किए थे, मुआहदा कायमा कहते हैं उसको, 12 अगस्त 1947 को, और 2 महीने के अंदर अंदर उसने अपनी फौजें चढ़ा दी हमारे ऊपर। तो जिस मुल्क का फाउंडर जिसको ये मानते हैं, रहमतुल्लाह कहते हैं उसको, वो ही इतना फ्रॉडिया और झूठा हो, जो देशद्रोही ये कहते हैं मुझे, जो खुद देशद्रोही था, जिसकी मातृभूमि हिंदुस्तान थी और जिसने हिंदुस्तान की कमर में खंजर घोंपा, जिसने हिंदुस्तान जो पाकिस्तान जहां से आपको इज्जत है। अरे इरशाद साहब दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों की आवाज नहीं आएगी। इरशाद साहब, अमजद साहब के बाद मैं आपको ही टाइम दूंगा। अमजद जी बोलिए। नहीं, इरशाद साहब को दे, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो कॉमेडी शो है। जब इरशाद साहब बोलते हैं तो ये यहाँ से शुरू करते हैं, मुझे अपनी पाक आर्मी और बेहतरीन ISI पर फख्र है। तो अगर कोई कातलों पर फख्र करना में खुशी महसूस करता है, रेपिस्ट पर फख्र करने में खुशी महसूस करता है, तो मेरे पास तो उसका इलाज नहीं है भाई। इन्हीं को लें आप, इनसे पूछें आप कि मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा झूठा और दगाबाज, मक्कार, अपनी मातृभूमि, अपनी माँ से दगा करने वाला, हिंदुस्तान उसकी माँ थी जहां वो पैदा हुआ, जिसने उसको वो मकाम दिया, उस माँ का बलात्कार करने वाले को ये अपना लीडर मानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, जो 2 कौड़ी का आदमी नहीं था, एक किताब नहीं उसने लिखी, एक फिलॉसफी का डॉक्यूमेंट नहीं लिखा, वो मोहम्मद अली जिन्ना का लीडर है। अच्छा उसामा जी, मैंने वादा किया था इरशाद साहब को दुलाऊंगा। उसामा जी रुक जाइए, इरशाद साहब अपनी बात कहिए। और मैं ये भी बता दूं, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तानी फौज के 91,000 सिपाही 1971 में सरेंडर कर रहे हैं, उसका वीडियो सबूत दिखा रहा हूँ आपको। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं कि 93 नहीं थे, कम थे। तस्वीर दिखाते हैं। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि आज देखो ना, देखो सरेंडर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के फौजी सरेंडर कर रहे हैं, बिना लड़े सरेंडर किया था, इतने डर गए थे। लड़ना तो आता ही नहीं इनको, मुफ्तखोरी की आदत है आपकी सेना को। मुझे बोलने दें। अब
मैं ये कह रहा हूँ अपने दादा अबू के दौर की बात मत करें, अपने और मेरे दौर की बात करें। हम लोग उस वक्त पैदा नहीं हुए थे दोनों। आप जो जिस दौर में हम लोग हैं उस दौर की बात कीजिए। हमें चाहिए ये अब तो आप बात करने लायक भी नहीं बचे। हम कह रहे हैं कि अब तो आप बात करने लायक भी नहीं बचे इरशाद साहब, मेरे दिल से पूछो तो यही बोलेगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि बदले की बात मत करें, बदलाव की बात करें, ताकि अमन शांति हो जाए दुनिया में, अमन शांति हो जाए खित्ते में। लेकिन जो देश ही नफरत के आधार पर बना हो, जो देश ही एक सनातन के खिलाफ नफरत के आधार पर बना हो, उससे आप कह रहे हैं कि बदलाव की बात करें। दीपक मुझे बोलने तो दे, मुझे बोलने देना, क्योंकि आपके मुंह में राम राम, बगल में छुरी, मुंह में राम राम वाले लोग हैं आप कभी बात नहीं आएंगे बदले से। आप दगाबाज, धोखा ये लोग करते हैं, हम नहीं करते। हम जो कहते हैं हम सामने बैठ करके कहते हैं। अब अय्यूब मिर्जा साहब ये जो बातें कर रहे थे, ये ऐसी नापाक बातें कर रहे थे जैसे नापाक ये खुद हैं, क्योंकि इनकी जुबान, इनका किरदार, इनका करैक्टर जो कुछ भी है, ये मुझे लगते नहीं है कि कश्मीरी है। ये कश्मीर से भागा हुआ कोई पता नहीं कौन इंसान है जो हमारे मुल्क में, मेरे कायदे आजम के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए, मेरे कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के कश्मीर के लिए जो इस तरह के कहर उगलता है इंसान, वो ना पाकिस्तानी है, ना कश्मीरी है, ना मुस्लिम है। देखे ये जो कुछ जो कुछ खा रहे हैं, देखिए आप वो बात किया करें जो इंसानियत की बात है, जो असल बात है, जो सच बात है। इंसानियत की बात पाकिस्तान कर रहा है, मुझे हंसी आ रही सुन के। इंसानियत की बात पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान इंसानियत की बात करता है, पाकिस्तान इंसानों का ख्याल करता है। देखिए जब भी आप बात करते हैं, आप मारने, जलाने, जलाओ गिराओ, दहशतगर्दी की बातें आप करते हैं, कश्मीरियों को आप मारते हैं, और ये कश्मीरी देशद्रोही आपका साथ देता है बैठ के। अय्यूब मिर्जा ये बात करता है मेरे कायदे आजम के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए, मेरे आर्मी के खिलाफ। तो बात ये है अय्यूब मिर्जा साहब, जिस मुल्क का आपने नमक खाया, उसका नमक ही हलाल कर दे तो आप हलाली होंगे, वरना मैं जनरल साहब के पास चलता हूँ। जनरल साहब, पाकिस्तान इंसानियत की बात करें तो कैसा लगेगा? बिल्कुल 9 से चूहे खा के, क्या कहा? देखो 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। अमजद साहब रुक जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही अमजद साहब, चिल्लाएंगे तो। हाँ देखो, पाकिस्तान अगर बात करे इंसानियत की, आप देखो मैं यही कह रहा हूं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक देश जिसका 1/7 भारत से है, 1/8 उसकी पॉपुलेशन, 1/7 उसका साइज, 1/78 उसकी इकोनॉमी, 80% उसकी आर्मी है। एक छोटा देश, बड़ी आर्मी। वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर जो असली जो अथॉरिटी है वो रावलपिंडी में जाती है, ना कि इस्लामाबाद में। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, मगर पाकिस्तान की आर्मी अभी भी अमीर है। और जो आईएमएफ ने लोन दिया था उसने 2 कंडीशन डाली थी, एक तो सब्सिडी कम होनी चाहिए, और एक डिफेंस बजट जो है 15% कम हो, और जो फौजी फाउंडेशन है जो कि $68 बिलियन का है, उस पर भी टैक्स लगे। सब्सिडीज के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, मगर ना तो डिफेंस बजट कम किया और ना ही फौजी फाउंडेशन को टैक्स के दायरे में लाएगा। तो सच्चाई यह है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का वो बहुत अच्छा नहीं है। ह्यूमन राइट वायलेशन हर जगह हो रही है, आतंकवाद फैलाव जा रहा है। आज इनकी प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ है, जिसको ये लेके आए थे, घी के दिए जलाए थे, आज उन्हीं के साथ इतनी प्रॉब्लम है। उन्होंने उनकी 10 पोस्टें काबू कर रखी थी। और इसी प्रकार से आतंकवाद, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो सक्रिय है बलूचिस्तान में। तो सारा का सारा पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि अब टूटने के कगार पे। और पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने विद्रोह कर दिया है, उनको ना पे मिलनी, ना पेंशन मिलनी, ना खाने को है, ना पीने को पानी है, ना बिजली है। वो चाहते हैं भारत में मिलना। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को समझना चाहिए ये आतंकवाद को छोड़ दे, और ये पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत को दें, और तब आगे कहीं बातचीत हो सकती है। नहीं तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, आप कटोरा लेके पूरे संसार में घूम रहे हैं, आपको लोन कोई नहीं दे रहा। $3 बिलियन का जो आईएमएफ ने लोन दिया है वो भी कंडीशनों के साथ दिया है। उसको आपको $4 बिलियन हर साल वापस करना है, वो कहां पर है पैसा? तो आपको कर्जा जो है $86 बिलियन का हो गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप पड़ा है $62 बिलियन का, उसमें लोग परेशान है। बलूचिस्तान में
चीनियों को मारा जा रहा है, वो कहते हैं चीनी एक्सप्लॉइट करें। तो सच्चाई यह है कि ओवरऑल कंडीशन पाकिस्तान की बहुत ही खराब है, और स्पेशली जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, इसी प्रकार से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, अफगानिस्तान के साथ इनका अब झगड़ा स्टार्ट हो गया है। तो इसको अगर आप देखें, ये नहीं पता इलेक्शन इस साल होंगे या अगले साल, और जैसे जैसे समय जाएगा आप देखना आतंकवाद बढ़ता जाएगा, मगर पाकिस्तान मानने वाला नहीं। जनरल साहब यहीं पर रुकेंगे, अफसोस आज की बहस के लिए मेरे पास वक्त इतना ही है।